नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। ल्यूसेंट थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे ऊष्मा। चलिए शुरू करते हैं। ऊष्मा यानी कि हीट, यह वह ऊर्जा है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में केवल तापांतर यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस के कारण स्थानांतरित होती है। किसी वस्तु में निहित ऊष्मा उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। यदि कार्य W ऊष्मा Q में बदलता है तो W अपॉन Q इज इक्वल टू J या W इज इक्वल टू J इंटू Q, जहाँ J एक नियतांक है जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट कहते हैं। J का मान 4.186 जूल प्रति कैलोरी होता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यदि 4.186 जूल का यांत्रिक कार्य किया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा कितनी होगी? 1 कैलोरी। ऊष्मा के मात्रक, यूनिट्स ऑफ हीट। ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक जूल है। इसके लिए निम्न मात्रक का प्रयोग भी किया जाता है। विभिन्न मात्रकों में संबंध भी हम देख लेंगे। 1 BTHU। BTHU का मतलब क्या है? ब्रिटिश थर्मल यूनिट इज इक्वल टू 252 कैलोरी। ये एग्जैक्टली जो होता है 252.2 होता है। ठीक है, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल। 1 किलो कैलोरी 4186 जूल। ठीक है, क्योंकि क्या होगा 4 इसमें इंटू 4.186 में इंटू कर देंगे 1000 से, तो आपका किलो कैलोरी जो होगा वो 4186 जूल हो जाएगा। चलिए अब यहाँ देख लेते हैं इनकी डेफिनेशंस। कैलोरी, 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कैलोरी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी यानी कि इंटरनेशनल कैलोरी, 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहा जाता है। ब्रिटिश थर्मल यूनिट BTHU, 1 पौंड जल का ताप 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 BTHU कहते हैं। ताप यानी कि टेम्परेचर, ताप का वह भौतिक कारक है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मीय ऊर्जा के प्रवाह की दिशा निश्चित करता है, अर्थात जिस कारण से ऊर्जा स्थानांतरण होती है उसे ताप कहते हैं। ताप मापन, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। तापमापी, थर्मामीटर, ताप मापने के लिए जो उपकरण प्रयोग में लाया जाता है उसे तापमापी कहते हैं। निम्न प्रकार के ताप पैमाने प्रचलित हैं। सेल्सियस पैमाना, इस पैमाने का आविष्कार स्वीडन के वैज्ञानिक सेल्सियस ने किया था। इस पैमाने में हिमांक को 0 डिग्री सेल्सियस व भाप बिंदु को 100 डिग्री सेल्सियस अंकित किया जाता है तथा इनके बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांट देते हैं। प्रत्येक भाग को 1 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। नेक्स्ट, फ़ारेनहाइट पैमाना, इसका आविष्कार जर्मन वैज्ञानिक फ़ारेनहाइट ने किया। इसका हिमांक 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एवं भाप बिंदु 212 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इनके बीच की दूरी को 180 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। रोमर पैमाना, इसका हिमांक 0 डिग्री R एवं भाप बिंदु 80 डिग्री R है। इनके बीच का भाग 80 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका केल्विन पैमाना, 273 K एवं भाप बिंदु 373 K है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को समान 100 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। चारों पैमानों में संबंध, C-0/100 इज इक्वल टू F-32/180। बहुत बार ये पूछा जाता है, आपको सेल्सियस में दे दिया होगा, फ़ारेनहाइट में निकालना होगा। ठीक है, नेक्स्ट, इज इक्वल टू R-0/80 K-273/100। ठीक है, अब इसमें से कोई भी 2 दिए हैं तो उनमें से आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। मान लीजिए ये दोनों दिए हैं, ये वाला फॉर्मूला इन दोनों में से दिया है, फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, R निकालना है, या R दिया हुआ है, K निकालना है, तो आप इस तरीके से इनको फॉर्मूले में पुट करके निकाल सकते हैं। परम शून्य, एब्सोल्यूट ज़ीरो, सिद्धांत रूप से अधिकतम ताप की कोई सीमा नहीं है परंतु निम्नतम ताप की सीमा होती है। किसी भी वस्तु का ताप -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता है। इसे परम शून्य ताप कहते हैं। केल्विन पैमाने पर इसे 0 K लिखते हैं।
तो 0K इज इक्वल टू -273.15 डिग्री सेल्सियस एवं 273.16 K इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। पहले सेल्सियस पैमाने को सेंटीग्रेड पैमाना कहा जाता था। केल्विन में व्यक्त ताप में डिग्री नहीं लिखी जाती है। इसे आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, देखिए जहाँ पर भी केल्विन आएगा तो 273.16 K लिखा होता है सीधे सीधे। पारा 39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, अतः इससे निम्न ताप ज्ञात करने के लिए अल्कोहल तापमापी का प्रयोग किया जाता है। अल्कोहल -115 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। द्रव तापमापी पारा तापमापी लगभग -30 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक के ताप मापने के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, उसके बाद पारा मरकरी थर्मामीटर का आविष्कार फ़ारेनहाइट ने किया था, ये आपको याद रखना है। गैस तापमापी इस प्रकार के तापमापियों में स्थिर आयतन हाइड्रोजन गैस तापमापी से 500 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को मापा जा सकता है। हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन गैस लेने पर 1500 डिग्री सेल्सियस तक के ताप का मापन किया जा सकता है। प्लैटिनम प्रतिरोध तापमापी इसके द्वारा -200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को मापा जा सकता है। ताप युग्म तापमापी इसका उपयोग -200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस तक के तापों के मापन के लिए किया जाता है। पूर्ण विकिरण उत्तापमापी टोटल रेडिएशन पायरोमीटर इस तापमापी से दूर स्थित वस्तु के ताप को मापा जाता है, जैसे सूर्य का ताप। इसके द्वारा प्रायः 800 डिग्री सेल्सियस से ऊंचे ताप ही मापे जाते हैं, इससे नीचे का ताप नहीं, क्योंकि इससे कम ताप की वस्तुएं ऊष्मीय विकिरण उत्सर्जित नहीं करती हैं। यह तापमापी स्टीफेन के नियम पर आधारित है, जिसके अनुसार उच्च ताप पर किसी वस्तु से उत्सर्जित विकिरण की मात्रा इसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। क्लिनिकली थर्मोमीटर का आविष्कार सर थॉमस क्लीफोर्ड एल्बर्ट इन्होंने किया था। विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप वृद्धि उत्पन्न करती है। इसे प्रायः C द्वारा व्यक्त किया जाता है। विशिष्ट ऊष्मा का SI मात्रक जूल प्रति किलोग्राम इंटू केल्विन होता है। ठीक है, जूल किलोग्राम -1 केल्विन -1 का मतलब क्या है, इसको जूल प्रति किलोग्राम टू केल्विन इस तरीके से लिखेंगे। 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, अतः जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता अन्य पदार्थों की तुलना में सबसे अधिक है। कुछ पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा या विशिष्ट ऊष्मा धारिता ये आपसे पूछ लिया जाता है सीधे सीधे कि इस एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा किसकी है, सबसे कम किसकी है, उस तरीके से। तो बर्फ़ की हो गई 2100, पारा है 140, लेड हो गया 130, लोहा हो गया 460, केरोसिन 210, जल हो गया 4200। तो सबसे ज़्यादा जो है वो आपकी जल की होती है, फिर आपकी बर्फ़ की है, उसके बाद आप देखेंगे तो लोहे की हो गई, फिर आपका केरोसिन तेल हो गया, फिर आपका पारा हो गया और फिर लेड। ऊष्मीय प्रसार थर्मल एक्सपेंशन किसी वस्तु को गर्म करने पर उसकी लंबाई, क्षेत्रफल एवं आयतन में वृद्धि होती है। लंबाई में वृद्धि की माप रेखीय प्रसार गुणांक यानी कि अल्फा, क्षेत्रफल में वृद्धि की माप क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा तथा आयतन में वृद्धि की माप को आयतन प्रसार गुणांक यानी कि गामा द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब अल्फा, बीटा एवं गामा में संबंध क्या है? अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा, ये आपका 1:2:3 के रेशियो में होता है, या फिर और बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 अल्फा तथा गामा इज इक्वल टू हो जाएगा 3 अल्फा। ठीक है। जल का असामान्य प्रसार प्रायः सभी द्रव गर्म किए जाने पर आयतन में बढ़ते हैं, परंतु जल 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर आयतन में घटता है तथा 4 डिग्री सेल्सियस के बाद गर्म करने पर आयतन में बढ़ना शुरू कर देता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। ऊष्मा का संचरण ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान जाने को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। इसकी 3 विधियां होती हैं, चालन, संवहन और विकिरण। चालन यानी कि कंडक्शन। चालन के द्वारा ऊष्मा पदार्थ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ के कणों को अपने स्थान का परिवर्तन किए हुए बिना पहुंचती है। ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है। संवहन कन्वेक्शन
इस विधि में ऊष्मा का संचरण पदार्थ के कणों के स्थानांतरण के द्वारा होता है। इस प्रकार पदार्थ के कणों के स्थानांतरण से धाराएं बहती हैं, जिन्हें संवहन धाराएं कहते हैं। इस विधि में ऊष्मा की हानि सबसे तेज गति से होती है। गैसों एवं द्रवों में ऊष्मा का संचरण संवहन द्वारा ही होता है। वायुमंडल में संवहन विधि के द्वारा ही गर्म होता है। विकिरण रेडिएशन, इस विधि में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बिना किसी माध्यम की सहायता के तथा बिना माध्यम को गर्म किए प्रकाश की चाल से सीधी रेखा में संचरित होती है। न्यूटन का शीतलन नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। समान अवस्था रहने पर विकिरण द्वारा किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। अतः वस्तु जैसे जैसे ठंडी होती जाएगी उसके ठंडे होने की दर कम होती जाएगी। किर्चहॉफ का नियम, ठीक है, इसे किर्चहॉफ्स लॉ कहते हैं। ठीक है, किर्क नहीं होता है, किर्चहॉफ होता है। इसके अनुसार अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। अंधेरे कमरे में यदि एक काली और एक सफ़ेद वस्तु को समान ताप पर गर्म करके रखा जाता है तो काली वस्तु अधिक विकिरण उत्सर्जित करेगी, अतः काली वस्तु अंधेरे में अधिक चमकेगी। स्टीफन का नियम, किसी वस्तु की उत्सर्जन क्षमता E उसके परमताप T के चतुर्थ घात यानी कि चौथे घात के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T टू द पावर 4 या E इज इक्वल टू सिग्मा T टू द पावर 4। ठीक है, तो सिग्मा जो है ये एक नियतांक है और इसे स्टीफन बोल्ट्जमैन नियतांक कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्टीफन नियतांक दिया हुआ है, स्टीफन नियतांक भी आ जाता है। वैसे अगर इसे प्रॉपर्ली कहें तो स्टीफन बोल्ट्जमैन नियतांक कहा जाता है। ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं, सिग्मा। अवस्था परिवर्तन तथा गुप्त ऊष्मा, चेंज इन स्टेट एंड लेटेंट हीट। निश्चित ताप पर पदार्थ का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होना अवस्था परिवर्तन कहलाता है। अवस्था परिवर्तन में पदार्थ का ताप नहीं बदलता है। त्रिक बिंदु, वह बिंदु जिस पर तीनों अवस्थाएं, त्रिक का मतलब ही होता है तीन, ठोस, तरल एवं गैस तीनों एक साथ पाई जाती हैं, उसे त्रिक बिंदु कहते हैं। गलनांक, निश्चित ताप पर ठोस का द्रव में बदलना गलन कहलाता है तथा इस निश्चित ताप को ठोस का गलनांक कहते हैं। हिमांक, निश्चित ताप पर द्रव का ठोस में बदलना हिमीकरण कहलाता है और इस निश्चित ताप को द्रव का हिमांक कहते हैं। प्राय गलनांक एवं हिमांक बराबर होते हैं। जो पदार्थ ठोस से द्रव में बदलने पर सिकुड़ते हैं जैसे कि बर्फ, उनका गलनांक यानी कि दाब बढ़ाने पर घटता है तथा जो पदार्थ ठोस से द्रव में बदलने पर फैलते हैं उनका गलनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ता है। अशुद्धि मिलाने से, जैसे बर्फ में नमक मिलाने से गलनांक घटता है, ये आपको याद रखना है। क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, निश्चित ताप पर द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाता है। इस निश्चित ताप को द्रव का क्वथनांक कहते हैं। तो जहाँ गलेगा वहाँ गलनांक, जहाँ जमेगा वहाँ हिमांक और जहाँ भाप में बदलेगा वो क्वथनांक। संघनन, निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। प्रायः क्वथनांक एवं संघनन ताप समान होता है। दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ता है और दाब घटने पर क्वथनांक घट जाता है। प्रेशर कुकर में दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जिससे जल की गुप्त ऊष्मा का मान बढ़ जाता है, फलस्वरूप खाना जल्दी पक जाता है। इसके विपरीत पहाड़ों पर दाब कम होने के कारण क्वथनांक घट जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, इसीलिए वहाँ पर खाना देरी से पकता है। अशुद्धि मिलाने से भी द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट, नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसे ही पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब गलन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, नियत ताप पर ठोस के एकांक द्रव्यमान को द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ठोस की गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। बर्फ के लिए गलन की गुप्त ऊष्मा का मान 80 कैलोरी प्रति ग्राम है। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, नियत ताप पर द्रव के एकांक द्रव्यमान को वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को द्रव की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जल के लिए वाष्पन के गुप्त ऊष्मा का मान 540 कैलोरी प्रति ग्राम है। यदि पदार्थ की गुप्त ऊष्मा L है तो पदार्थ के m द्रव्यमान की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा Q इज इक्वल टू m इंटू L हो जाएगा। गुप्त ऊष्मा का SI मात्रक जूल प्रति किलोग्राम है।
उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है, क्योंकि जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती बर्फ में कुछ नमक सोडा मिलाने से बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस से घटकर -22 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। ऐसे मिश्रण को हम हिम मिश्रण या फ्रीजिंग मिक्सचर कहते हैं। इस मिश्रण का उपयोग कुल्फी, आइसक्रीम आदि बनाने में किया जाता है। वाष्पीकरण, इवेपोरेशन। द्रव के खुली सतह से प्रत्येक ताप पर धीरे धीरे द्रव का अपने वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है, अथवा किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। प्रशीतक, रेफ्रिजरेटर। प्रशीतक में वाष्पीकरण द्वारा ठंडक यानी कि कूलिंग उत्पन्न की जाती है। तांबे की एक वाष्प कुंडली में द्रव फ्रियोन भरा रहता है, जो वाष्पीकृत होकर ठंडक उत्पन्न करता है। आपेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। किसी दिए हुए ताप पर वायु के किसी आयतन में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा तथा उसी ताप पर उसी आयतन की वायु को संतृप्त करने के लिए आवश्यक जल वाष्प की मात्रा के अनुपात को आपेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। इस अनुपात को 100 से गुना करते हैं, क्योंकि आपेक्षिक आर्द्रता को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, इसकी कोई इकाई नहीं होती। आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर नामक यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। नियत जल वाष्प पर ताप बढ़ने पर आपेक्षिक आर्द्रता घट जाती है। ओस बनने के लिए 100% आपेक्षिक आर्द्रता होनी चाहिए। वातानुकूलन, एयर कंडीशनिंग। सामान्यतः मनुष्य के स्वास्थ्य व अनुकूल जलवायु के लिए निम्न परिस्थितियां होनी चाहिए, जैसे कि ताप 23 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस, आपेक्षिक आर्द्रता 60% से 65% के बीच, वायु की गति 0.75 मीटर प्रति मिनट से 2.5 मीटर प्रति मिनट तक। ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनामिक। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम मुख्यतः ऊर्जा संरक्षण को प्रदर्शित करता है। इस नियम के अनुसार किसी निकाय को दी जाने वाली ऊष्मा 2 प्रकार के कार्यों में व्यय होती है। निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में, जिससे निकाय का ताप बढ़ता है, और बाह्य कार्य करने में। समतापी प्रक्रम, आइसोथर्मल प्रोसेस। जब किसी निकाय में कोई परिवर्तन इस प्रकार हो कि निकाय का ताप पूरी क्रिया में स्थिर रहे, तो उस परिवर्तन को समतापी परिवर्तन कहते हैं। रुद्धोष्म प्रक्रम यानी कि एडियाबैटिक प्रोसेस। यदि किसी निकाय में कोई परिवर्तन इस प्रकार हो कि पूरी प्रक्रिया के दौरान निकाय ना तो बाहरी माध्यम को ऊष्मा दे और ना ही उससे कोई ऊष्मा ले, तो इस परिवर्तन को रुद्धोष्म परिवर्तन कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का अचानक प्रसार होने पर वह शुष्क बर्फ के रूप में बदल जाती है, और ये रुद्धोष्म परिवर्तन का उदाहरण है। कई बार आपसे पूछा जाता है कि जो शुष्क बर्फ है तो वो क्या है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊष्मा के प्रवाहित होने की दिशा नहीं बताता। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम ऊष्मा के प्रवाहित होने की दिशा को व्यक्त करता है। इस नियम को 2 कथनों के रूप में व्यक्त किया जाता है, जो निम्न है। केल्विन के कथन के अनुसार ऊष्मा का पूर्णतया कार्य में परिवर्तन असंभव है, और क्लासियस के कथन के अनुसार ऊष्मा अपने कम ताप की वस्तु से अधिक ताप की वस्तु की ओर प्रवाहित नहीं हो सकती। ठीक है, यानी ऊष्मा, ये क्या कह रहे हैं, ऊष्मा जो होगी वो अधिक ताप से कम ताप की ओर ही प्रवाहित होगी। चलिए अब चैप्टर से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर्स। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल बढ़ जाएगी। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है, कि उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का। वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होगी। किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि उस वस्तु की ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं की चाल घट जाती है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था, रमफोर्ड ने। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था, ये थे डेवी। जब कभी कार्य ऊष्मा में बदलता है या ऊष्मा कार्य में बदलती है, तो किए गए कार्य व उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात एक स्थिरांक होता है, जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। इसका मान क्या होता है, तो 4186 जूल प्रति किलो कैलोरी, 4.186 जूल प्रति कैलोरी, 4.186 10⁻7 अर्ग कैलोरी। तो ये सारे सही हैं।
ठीक है, जहाँ किलो कैलोरी आ गया वहाँ 1000 से गुणा करेंगे इसमें, तो देखिए ये पॉइंट हट जाएगा, तो इसलिए ये किलो कैलोरी वाला भी सही है। कैलोरी जहाँ पर है तो 4.186 हो जाएगा। अर्ग होगा तो यहाँ पर 10⁻7 आ जाएगा। निम्न में से कौन सा सही है? W/Q = J, या W = जब कुछ पानी का लगातार मंथन यानी कि चर्निंग किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है। इस क्रिया में यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है, क्यों? क्योंकि पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई है केल्विन। इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? तो डिग्री सेल्सियस जो है वो ऊष्मा का मात्रक नहीं है। ठीक है, किसका मात्रक है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है 4.2 × 10⁻³ जूल। जलप्रपात के अधस्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का क्या कारण है? कि गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा जो है वो ऊष्मा में बदल जाती है। गर्मियों में ताप 46 डिग्री सेल्सियस हो जाने पर भी ऊंट गर्मी से राहत महसूस करता है, क्योंकि वो अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा लेता है। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाएगा। दाब बढ़ेगा तो गलनांक कम होगा। गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं, क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है। ताप युग्म तापमापी थर्मोकपल थर्मोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है? सीबेक के प्रभाव पर। अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है पूर्ण विकिरण उत्तापमापी से। पूर्ण विकिरण उत्तापमापी टोटल रेडिएशन पायरोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है? स्टीफन के नियम पर। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि अल्कोहल का द्रवांक निम्नतर होता है। विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जा सकता है? 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। थर्मोकपल ताप युग्मक द्वारा बनाया जाता है, 2 असदृश धातुओं द्वारा। सूर्य का ताप मापा जाता है पायरोमीटर तापमापी से। निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? विकिरण तापमापी को। निम्न में से कौन सा सही है? F-32/9 = C/5। सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट तथा हिमांक यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट होते हैं क्रमशः 100 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री सेल्सियस। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है -273 डिग्री सेल्सियस। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप 310। कौन से तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों मापक्रमों में एक समान है? तो -40 डिग्री। न्यूनतम संभव ताप है -273 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप 212 डिग्री फ़ारेनहाइट या सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का ताप कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कैसे होगा ये? C-0/100 होता है आपका F-32/180। ठीक है, तो F की जगह आप रख देंगे C-0/100 F की जगह आप रख देंगे 212 -32/180। ठीक है, 212 में से आप 32 को माइनस करेंगे तो आपका 180 आता है। 180/180 इससे कैंसिल हो गया। यहाँ पर है आपका C-0/100, तो आपका 100 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो C = हो गया आपका 100 डिग्री। ठीक है, तो अगर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का ताप 100 डिग्री सेल्सियस होगा। तो फॉर्मूला आपको बता ही दिया था। इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं कि सेल्सियस पैमाने पर अगर 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगा? 32 डिग्री। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसमें सेल्सियस कितना होगा? 36.89। फ़ारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का ताप कितना होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, तो मसूरी में जल का तापमान क्या होगा? 100 डिग्री सेल्सियस से कम। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या हो जाएगा? 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है। धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? क्योंकि लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है, तो वो गर्म नहीं होगी।
जब गर्म पानी को मोटे कांच के ग्लास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है। इसका क्या कारण है? अचानक ही ग्लास विस्तारित हो जाता है। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। जब बर्फ़ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल की आयतन पहले कम होती है और उसके बाद बढ़ती है। यदि 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाएगा तो क्या होगा कि आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होगा और फिर बढ़ेगा। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई क्या होती है? अव्यवस्थित होती है। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है। जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाएगा तो कोटर का आयतन क्या होगा? बढ़ेगा। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है, उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती हैं। इसका क्या कारण है? पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है। 2 रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित होती है, तो इसलिए वहाँ पर स्पेस होना ज़रूरी है। किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है तो झील के अधः स्थल में जल का तापमान क्या होगा? 4 डिग्री सेल्सियस। चलिए, तो यहाँ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, रिवीजन ज़रूर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, स्टे विद मी।